अस्सलाम वालेकुम। आज की इस ऑनलाइन वीडियो के अंदर आप सबका खैर मकदम है। अजीज़ तलबा व तलबात, जैसा कि बाकी जमात इल्म माशियात हमारा जो जारी सबक जो है मांग की लचक है। मांग की लचक, इसमें हम अब आगे के नुकात का मुतालिया करेंगे। तो अजीज़ तलबा व तलबात, मांग की लचक की पैमाइश के तरीके, मांग की लचक की पैमाइश के तरीके तीन तरीके हैं। मांग की लचक की पैमाइश के पहला तरीका जो है तनासुबी तरीका है, दूसरा तरीका जो है नुक्ते का तरीका है, और तीसरा तरीका जो है मांग की लचक की पैमाइश का तीसरा तरीका जो है हमारा तीसरा तरीका कुल खर्च का तरीका है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है। तो ये तीन तरीकों के जरिए किसी भी अशिया खिदमात की मांग की लचक की पैमाइश की जाती है, मांग की लचक मालूम की जाती है। जैसा कि हमने साबका लेसन के अंदर पढ़ा है कि कीमत में इजाफे से मांग सुधरती है और कीमत में कमी से मांग जो है फैलती है। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि कीमत में कितने फ़ीसद इजाफे से मांग में कितने फ़ीसद कमी वाक़ होती है, या मांग कितने फ़ीसद सुधरती है, और कीमत में कितने फ़ीसद कमी से मांग में कितने फ़ीसद फैलाव पैदा होता है, मांग कितने फ़ीसद फैलती है, या मांग में कितने फ़ीसद इजाफा होता है। हमने इसका मुतालिया नहीं किया है, तो इसके अंदर इसी चीज़ का मुतालिया करेंगे हम। तो हमारे तीन मांग की लचक की पैमाइश के तीन तरीके हैं। एक तनासुबी तरीका, दूसरा जो है नुक्ते का तरीका जिसको हम ज्योमेट्री मेथड कहते हैं, तीसरा जो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यानी कुल खर्च तरीका। तो अजीज़ तलबा व तलबात, तनासुबी तरीका जो पहला तरीका है, इसको हम पीछे मुतालिया कर चुके हैं। जैसे मांग की लचक बलियाज कीमत में को अलामती तौर पर हमने इस तरह से उसका इजाद किया था, मांग की मिकदार में फ़ीसद तब्दीली का तनासुब बटे कीमत में फ़ीसद तब्दीली का तनासुब। तो अजीज़ तलबा व तलबात, सिंपली हम इसको डिफाइन करेंगे ताकि आप सबको वाज़ेह तौर पर समझ में आ सके, सही तरीके से समझ में आ सके। तो इसको सिंपली तनासुबी तरीका, मांग की लचक की पैमाइश का ये एक तरीका है। क्या? तनासुबी तरीका मांग की लचक की पैमाइश का एक तरीका है जिसमें मांग की मिकदार में फ़ीसद तब्दीली के तनासुब को कीमत में फ़ीसद तब्दीली के तनासुब से तकसीम किया जाता है, और तकसीम करने पर जो हमें हासिल होता है वो मांग की लचक होती है, जिसे हम मांग की लचक कहते हैं। तो अजीज़ तलबा व तलबात, जैसा कि आपने पढ़ा मांग की लचक बलियाज कीमत के अंदर कि कीमत की वजह से जब मांग मुतासिर होती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे मांग की लचक बलियाज कीमत कहा जाता है। तो यहाँ पर मांग की मिकदार में फ़ीसद तब्दीली के तनासुब को जब कीमत में फ़ीसद तब्दीली के तनासुब से तकसीम किया जाता है तो उसे मांग की लचक कहते हैं। मांग की लचक, और इस तरीके इस दर्ज फार्मूले की मदद से मांग की लचक की पैमाइश की जाती है, और इसे तनासुबी तरीका कहते हैं। तनासुबी तरीका कहते हैं। तो हम देखेंगे अलामती तौर पर मांग की लचक इज इक्वल टू मांग की मिकदार में फ़ीसद तब्दीली का तनासुब बटे कीमत में फ़ीसद तब्दीली का तनासुब। तो E इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 अपॉन डेल्टा P अपॉन Q इंटू 100 लेस हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास बचेगा क्या? E इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P अपॉन P। अब इसको डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करने से तो यहाँ पर E इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P होगा। तो अजीज़ तलबा व तलबात, इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी अशिया खिदमात की, किसी भी तरह की अशिया खिदमात की मांग की लचक की पैमाइश कर सकते हैं। ये तनासुबी तरीका है, रेशो मेथड है। तो यहाँ पर देखेंगे हम एग्जाम्पल के जरिए इसको और वाज़ेह करेंगे। मिसाल के तौर पर खोपरे के तेल की कीमत 100 रुपये पर केजी थी, तो सारिफ की मांग 10 लीटर्स थी, यानी सारिफ की मांग 10 लीटर थी, और खोपरे के तेल की कीमत 100 से बढ़कर 200 रुपये पर केजी होती है, तो सारिफ की मांग 10 से कम होकर 5 लीटर हो जाती है। 10 लीटर से कम होकर 5 लीटर हो जाती है। तो अब यहाँ पर 100 कीमत जो है, प्राइस जो है, ये असल कीमत है, और 10 जो है मांग की डिमांड जो है, ये असल मांग है। अब इन दोनों के दरमियान पर, इन दोनों कीमतों के दरमियान पर, तो 100 और 200 के दरमियान फर्क, तो ये डेल्टा पी कहलाएगा। ये 200 और 100 के दरमियान 100 का फर्क है, तो डेल्टा पी जो है 100 आएगा। इसी तरह से
10 और 5 के दरमियान फर्क जो होगा वो डेल्टा क्यू कहलाएगा। तो डेल्टा क्यू 5 के बराबर होगा। इन तमाम वैल्यूज को अगर इस फार्मूले के अंदर पुट अप करें तो हमें क्या हासिल होगा, 5/10 into 100/100, that means 1/2, that means 0.5, यानी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0.5। तो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, यानी इलास्टिसिटी 1 से कम है। मांग की लचक को कहते हैं कि मांग की लचक जो है 1 से कम है। तो इस तरह से मांग की लचक को तनासुबी तरीके के जरिए मालूम किया जाता है। अजीज तुलबा तालिबात, हमारा दूसरा तरीका है मांग की लचक की पैमाइश का दूसरा तरीका नुक्ते का तरीका। इस तरीके को ज्योमेट्री तरीका भी कहा जाता है, ज्योमेट्री तरीका कहा जाता है। इस तरीके के अंदर सिंपली इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि नुक्ते के नीचे के हिस्से को नुक्ते के ऊपर के हिस्से से जब डिवाइड किया जाता है तो मांग की लचक मालूम होती है, जिसको अलामती तौर पर इसका इज़हार इस तरह से किया जाता है, इस इज इक्वल टू L upon U। L से मुराद E से मुराद यहाँ पर इलास्टिसिटी है, L से मुराद लोअर सेगमेंट है, लोअर सेगमेंट, और U से मुराद जो है अपर सेगमेंट है। यानी L से मुराद यहाँ पर, E से मुराद लचक है, L से मुराद यहाँ पर नुक्ते के नीचे का हिस्सा, और U से मुराद नुक्ते के ऊपर का हिस्सा है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, जैसा कि मांग का खत जो होता है लीनियर भी होता है, नॉन लीनियर भी होता है, यानी मांग का खत सीधा भी होता है और कॉस की शक्ल में भी होता है। तो इस तरीके के अंदर, नुक्ते के तरीके के अंदर, इस तरीके के अंदर मांग का खत जो है, मांग के खत को दोनों एक्सिस से, OY एक्सिस और OX एक्सिस से मिला दिया जाता है, और फिर मांग के खत पर एक नुक्ता फर्ज किया जाता है जो मांग के खत को दो हिस्सों में तकसीम करता है। तो इस तरह से दोनों हिस्सों की पैमाइश करने के बाद इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट अप करने से मांग की लचक मालूम होती है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, जैसा कि इस शक्ल के अंदर OY एक्सिस पर कीमत को जाहिर किया गया है, OX एक्सिस पर मांग को जाहिर किया गया है, और शक्ल में ये जो खत दिखाई दे रहा है ये सीधा खत है। इस सीधे खत को हम OY महवर से मिला देंगे, OY महवर से मिला देंगे और इसको नाम देंगे A, और इस खत को नीचे OX महवर से मिला देंगे, इसको नाम हम देते हैं B। अब इस खत के AB जो है मांग का खत है, और इस खत पर एक नुक्ता, किसी भी मकाम पर एक नुक्ता फर्ज करना है, तो हम एक नुक्ता फर्ज करते हैं यहाँ पर बिल्कुल दरमियान में नुक्ता C। तो जो नुक्ता C जो है ये हमने फर्ज किया है, नुक्ता C जो है मांग के खत को दो हिस्सों में तकसीम करता है। तो ये जो होगा AC जो होगा यहाँ पर AC ये अपर सेगमेंट कहलाएगा, और CB जो होगा ये लोअर सेगमेंट कहलाएगा। अब इन दोनों हिस्सों की हम पैमाइश करते हैं, तो इन दोनों की हिस्सों की जब हम पैमाइश करते हैं तो AC जो है हमारा अपर सेगमेंट जो है 16 सेंटीमीटर है, और CB जो है ये भी हमारा 16 सेंटीमीटर है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, नुक्ते के ऊपर का हिस्सा और नुक्ते के नीचे का हिस्सा दोनों बराबर है। इससे मुराद यहाँ पर ये है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों बराबर हो, लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर है। तो इससे मुराद ये है जब नुक्ते के ऊपर का हिस्सा और नुक्ते के नीचे का हिस्सा दोनों बराबर हो तो इलास्टिसिटी 1 के बराबर होती है, यानी इकाई लचक होती है। तो यहाँ पर देखेंगे हम नुक्ते के इज इक्वल टू नुक्ते के नीचे का हिस्सा यानी लोअर सेगमेंट जिसको हम CB नाम दिए हैं, और ऊपर का हिस्सा जिसको हम अपर सेगमेंट AC कहते हैं। तो AC इस तरह से दोनों की वैल्यूज यहाँ पर 16/16, that means 1/1, that means 1। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, यानी इलास्टिसिटी 1 के बराबर है। तो इस तरीके के जरिए इस तरह से मांग की लचक की पैमाइश की जाती है। लेकिन अजीज तुलबा और तालिबात, बाज़ औक़ात मांग का खत जो होता है कॉस की शक्ल में होता है, कॉस की शक्ल में होता है। तो ऐसी सूरत में हमें एक खत खींचना है जो इस कॉस को एक मकाम पर मस करता हो। हमने यहाँ पर ये मांग का खत है, दूसरी शक्ल में ये मांग का खत है, हमने एक खत खींचा जो इसको एक
कॉस को एक मकाम पर मस करता है जिसको हम नुक्ता सी देते हैं, और इस खत को हम नुक्ता ए बी जो है इस खत का नाम देते हैं। तो अपर सेगमेंट जो होगा AC होगा, अपर सेगमेंट AC होगा, और लोअर सेगमेंट जो होगा वो CB होगा। तो अजीज तुलबा और तालिबात, जब मार्क का खत कॉस की शक्ल में होता है तो एक खत खींचा जाता है जो उस कॉस को एक मकाम पर मस करता है या मुमाज बनाता है, और इस तरह से मार्क का खत दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे AC जो है ये अपर सेगमेंट है, CB जो है ये लोअर सेगमेंट है। अब इन दोनों सेगमेंट की पैमाइश करेंगे। AC जो है हमारा AC जो है हमारा 13 सेंटीमीटर के बराबर है, और CB जो है हमारा 26 सेंटीमीटर के बराबर है। यहाँ पर बराबर है। तो इस तरह से हम इसको हम इन वैल्यूज को पुट अप करेंगे यहाँ फार्मूले में। AC जो है नुक्ते के नीचे का हिस्सा जो है यहाँ पर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू CB अपॉन AC, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा देखेंगे, यहाँ पर CB क्या है हमारा 26 है, 26 अपॉन 13 यानी 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26 यानी 2 upon 1, that means 2. Elasticity is equal to 2. That means elasticity is greater than 1. इलास्टिसिटी जो है एक से ज़्यादा होगी यानी निस्बतन ज़्यादा लचकदार होगी। तो इस तरीके से नुक्ते के तरीके के जरिए मांग की लचक की पैमाइश की जाती है। तो सिंपली आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि नुक्ते का तरीका, इस तरीके को ज्योमेट्री तरीका भी कहते हैं। नुक्ते के इस तरीके के अंदर दर्ज फार्मूले की मदद से मांग की लचक की पैमाइश की जाती है, या इस तरह से भी आप इसको दूसरे अल्फाज में बयान कर सकते हैं कि नुक्ते के तरीके के अंदर नुक्ते के नीचे के हिस्से को नुक्ते के ऊपर के हिस्से से जब तकसीम किया जाता है तो मांग की लचक मालूम होती है, और इस तरीके को नुक्ते का तरीका या ज्योमेट्री तरीका कहते हैं। अलामती तौर पर इसका इज़हार इस तरह से होता है, E इज इक्वल टू L अपॉन U। L से मुराद, E से मुराद यहाँ पर लचक है, L से मुराद लोअर सेगमेंट है, नुक्ते के नीचे का हिस्सा, और U से मुराद अपर सेगमेंट है, नुक्ते के ऊपर का हिस्सा। तो इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बात जो आपको ध्यान रखना है कि मांग का खत हमेशा जो है लीनियर नहीं होता। मांग का खत जो है लीनियर भी होता है, नॉन लीनियर भी होता है, यानी सीधा भी होता है और क्रॉस की शक्ल में होता है। जब मांग का खत सीधा होता है तो उसे OY और OX एक्सिस से मिला दिया जाता है, और उस पर एक नुक्ता फर्ज किया जाता है जो मांग के खत को दो हिस्सों में तकसीम करता है। तो इस तरह से नुक्ते के ऊपर का हिस्सा और नुक्ते के नीचे का हिस्सा, इन दोनों की पैमाइश करके इनकी वैल्यूज इस फार्मूले के अंदर पुट अप करने से मांग की लचक मालूम होती है। लेकिन बाज़ औक़ात मांग का कॉस जो है कॉस की शक्ल में होता है। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना है, ऐसी सूरत में हमें एक खत खींचना है जो उस कॉस को एक मकाम पर मस करता है या मुमाज बनाता है, और इस तरह से नुक्ते के ऊपर का हिस्सा और नुक्ते के नीचे का हिस्सा हमें हासिल होता है। और इन दोनों की पैमाइश करके इस फार्मूले में उन नुक्ते के ऊपर नीचे के हिस्से और नुक्ते के ऊपर के हिस्से की वैल्यूज पुट अप करने से हमें मांग की लचक हासिल होती है। तो यहाँ पर जब हमारा खत जो है लीनियर था, यहाँ पर हमारी मांग की लचक जो है 1 के बराबर थी, इकाई लचक थी। यहाँ पर कॉस की शक्ल में जब मांग का खत था तो यहाँ पर ये नॉन लीनियर है, तो यहाँ पर हमारी मांग की लचक जो है एक से ज़्यादा थी, यानी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 2 था। तो यहाँ 1 से ज़्यादा है और यहाँ 1 के बराबर है। 1 के बराबर जो है वो इकाई लचक है, 1 से ज़्यादा जो है वो निस्बतन ज़्यादा लचकदार है। तो इस तरह से नुक्ते के तरीके के जरिए मांग की लचक की पैमाइश की जाती है। अजीज तलबात, हमारा तीसरा तरीका मांग की लचक की पैमाइश का तीसरा तरीका कुल खर्च तरीका है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है। अजीज तलबात, इसे हम
कुल खर्च के तरीके में कीमत तब्दील होने से पहले फिर कुल खर्च को कीमत तब्दील होने के बाद फिर कुल खर्च से जब मुआवजा किया जाता है तो मांग की लचक मालूम होती है। कीमत तब्दील होने से पहले का कुल खर्च जो है यहाँ पर 3 नुकात की मदद से हम समझ सकते हैं। पहला नुकता जो है हमारा ये है कि कीमत तब्दील होने से पहले का कुल खर्च जब कम हो और कुल खर्च कम हो और कीमत तब्दील होने के बाद का कुल खर्च जब ज़्यादा हो तो उसे मांग की लचक जो है निस्बतन कम लचकदार होती है, यानी इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। और दूसरा जो है यहाँ पर दूसरा नुकता हमारा यह है कि जब कीमत तब्दील होने से पहले का कुल खर्च और कीमत तब्दील होने के बाद का कुल खर्च दोनों बराबर हो तो इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1, यानी 1 के बराबर होगी। तीसरा नुकता हमारा ये है कि जब कीमत तब्दील होने से पहले का कुल खर्च ज़्यादा हो और कीमत तब्दील होने के बाद का कुल खर्च कम हो तो इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1, यानी 1 से ज़्यादा होगी, निस्बतन ज़्यादा लचकदार होगी। तो अजीज़ तुलबा और तालिबात, इस तरीके के अंदर कीमत तब्दील होने से पहले के कुल खर्च का मुआवजा कीमत तब्दील होने के बाद के कुल खर्च से किया जाता है। तो अलामती तौर पर हम इसका भी इज़हार कर सकते हैं, लचक इज इक्वल टू कीमत में तब्दीली से पहले का कुल खर्च या कीमत तब्दील होने से पहले का कुल खर्च बटे कीमत तब्दील होने के बाद का कुल खर्च। तो यहाँ देखेंगे हम इसको जैसे जिससे हम डायग्राम के जरिए खाते के जरिए वाजे कर सकते हैं, इसे हम जदौल के जरिए वाजे कर सकते हैं। तो जदौल इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पर हमारा मांग और कीमत के दरमियान जो ताल्लुक है उसको बरकरार रखना है, यानी मांग का जो कंसेप्ट है, कीमत में कमी से मांग जो है फैलती है और कीमत में इजाफे से मांग जो है सुकड़ती है। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर ये है कि जब कीमत 1 रुपये थी तो मांग जो है शय की मांग जो है 6 kg थी, यानी 1 रुपये कीमत पर 6 kg जब सारिफ खरीदता है तो उसका कुल खर्च 6 रुपये होता है, 6 रुपीज़ होता है। कीमत में इजाफा हो गया, कीमत 1 से बढ़कर 2 हो गई तो जाहिर सी बात है मांग जो है यहाँ पर कम होगी, मांग 6 से कम होकर 5 हो जाती है। तो सारिफ का कुल खर्च यहाँ पर 2 × 5 दैट मीन्स कुल खर्च 10 रुपये होता है, यानी कीमत तब्दील होने से पहले का कुल खर्च उसका 6 रुपीज़ होता है और कीमत तब्दील होने के बाद का कुल खर्च उसका 10 रुपीज़ होता है। तो यहाँ पर हम इन दोनों वैल्यूज को रखकर वेरीफाई कर सकते हैं कि 2 3 6 2 5 10 3/5 दैट मीन्स अब यहाँ पर देखेंगे 0.5 का टेबल हमें पढ़ना है। 5 1 5 5 30 होता है तो यहाँ 6 आएगा तो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 होगी, यानी इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 है यहाँ पर, तो इलास्टिसिटी 1 से कम होगी। तो इसको पॉइंट को सिंपली इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब कीमत में कमी से कुल खर्च में कमी वाक़ हो, कीमत में कमी से कुल खर्च में कमी वाक़ हो और कीमत में इजाफे से कुल खर्च में इजाफा हो तो मांग की लचक 1 से कम होती है, यानी मांग की लचक जो इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1 होगी, इलास्टिसिटी 1 से कम होगी, निस्बतन कम लचकदार होगी। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा क्लियर होता है। दूसरा पॉइंट हमारा दिया गया है कि कीमत जब 1 रुपीज़ पर kg थी तो सारिफ की मांग 2 kg थी, यानी सारिफ का कुल खर्च 2 रुपीज़ था। जब कीमत 1 से बढ़कर 2 हो जाती है तो सारिफ की मांग जो है 2 से कम होकर 1 हो जाती है, यानी सारिफ का कुल खर्च 2 होता है। यानी कीमत में कमी और बेशी के बावजूद सारिफ की कीमत में कमी और बेशी के बावजूद कुल खर्च जो है बरकरार रहता है, कुल खर्च से मसावी होता है। तो ऐसी सूरत में इलास्टिसिटी जो है इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1, जैसे यहाँ पर हम मालूम कर सकते हैं E इज इक्वल टू 2
2/2 that means 1/1 that means 1 elasticity will be equal to 1 elasticity 1 के बराबर होगी इकाई लचक होगी। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है जब कीमत में कमी और बेशी के बावजूद कुल खर्च अपनी जगह बरकरार रहता है, कुल खर्च मसावी होता है, कीमत तब्दील होने से पहले का कुल खर्च और कीमत तब्दील होने के बाद का कुल खर्च दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो इलास्टिसिटी 1 के बराबर होती है, इकाई लचक होती है। तीसरा पॉइंट हमारा है यहाँ पर देखेंगे कि कीमत यहाँ पर दी गई है 1 रुपीज पर केजी पर साड़ी की मांग 10 केजी थी, तो उसका कुल खर्च 10 रुपीज था। कीमत बढ़ गई जब 1 से 2 हुई तो जाहिर सी बात है मांग जो है कम होगी, 10 से कम होकर 6 हो जाती है, तो साड़ी का कुल खर्च 6 रुपीज होता है। यानी कीमत में कमी से जब सारिफ के कुल खर्च में इजाफा होता है और कीमत में इजाफे से सारिफ के कुल खर्च में कीमत में इजाफे से सारिफ की मांग जो है जाहिर सी बात है यहाँ पर कम होगी, 10 से कम होकर 3 हो जाती है, 2 × 3 यानी 6 हो जाती है। तो कीमत में कमी से जब सारिफ की कुल खर्च में इजाफा और कीमत में इजाफे से सारिफ के कुल खर्च में कमी वाक़ हो तो इलास्टिसिटी हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारा फार्मूला ये है कि कीमत तब्दील होने से पहले का कुल खर्च जो है यहाँ पर देखेंगे E = 10 है, कीमत तब्दील होने से पहले का कुल खर्च, कीमत तब्दील होने के बाद का कुल खर्च, यानी 6 × 1 = 6 से यहाँ 1 आएगा। अब यहाँ रिमेनिंग जो है हमारा कितना है 4 है, पॉइंट यहाँ पर यानी 1.6 आएगा। इलास्टिसिटी विल बी elasticity is equal to 1.6 यानी elasticity is greater than 1 यानी elasticity is greater than 1 निस्बतन ज़्यादा लचकदार है। तो इस तरीके से कुल खर्च के तरीके के जरिए मांग की लचक की पैमाइश की जाती है। तो सिंपली इसको आसान अल्फाज में इसको इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि इस तरीके के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर क्या किया जाता है, कीमत तब्दील होने से पहले के कुल खर्च को कीमत तब्दील होने के बाद के कुल खर्च से मुआवजा किया जाता है और इस तरह से मांग की लचक मालूम की जाती है, जिसे हम जदौल के जरिए वाज़ेह कर सकते हैं। कि जदौल इस तरह से जदौल बनाना है, इस तरह से जदौल के जरिए वाज़ेह करना है और इसमें 3 नुकात पर ध्यान देना है कि जब कीमत तब्दील होने से पहले का कुल खर्च कम हो और कीमत तब्दील होने के बाद का कुल खर्च ज़्यादा हो तो इलास्टिसिटी हमेशा 1 से कम होगी। कीमत तब्दील होने से पहले और कीमत तब्दील होने के बाद का कुल खर्च जब मसावी हो तो इलास्टिसिटी हमेशा 1 के बराबर होगी और कीमत तब्दील होने से पहले का कुल खर्च जब ज़्यादा हो और कीमत तब्दील होने के बाद का कुल खर्च कम हो तो इलास्टिसिटी हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। तो यानी निस्बतन ये पहला पॉइंट जो हमारा निस्बतन कम लचकदार मांग होगी, दूसरा पॉइंट जो है इकाई लचक मांग होगी और तीसरा पॉइंट जो है निस्बतन ज़्यादा लचकदार मांग होगी। तो इन तीनों नुकात को ध्यान में रखना है। और दूसरी बात जो इसके अंदर ध्यान में रखना है कि मांग और कीमत के दरमियान ताल्लुक को ध्यान में रखना है कि जब कीमत में इजाफा होता है तो मांग सुकड़ती है और कीमत में कमी वाक़ होती है तो मांग फैलती है। तो इस तरह से कुल खर्च के तरीके से मांग की लचक की पैमाइश की जाती है।